हम लोग मॉडर्न फिजिक्स वन में आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो फोटो रिलेटेड है फोटॉन से, और फोटॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो पहली बात तो यह है कि आप इस बात को समझिए, जो लाइट है उसके अंदर जो पार्टिकल थ्योरी है जो आइंस्टाइन ने दी थी, उसके अकॉर्डिंग जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम फोटोन दिया जाता है। ठीक है, तो लाइट अगर अपनी लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है, तो फोटॉन्स भी उसी स्पीड से चलते हैं। दो थ्योरी पैरेलल चल रही हैं, एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरी जो आइंस्टाइन ने दी है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। दोनों थ्योरीज एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि कोई अगर वेव है, इसकी जो वेवलेंथ है वो अगर लैम्डा के बराबर है, ये इसको वेवलेंथ कहते हैं लैम्डा, तो इसके पास जो एनर्जी होती है वेव के पास वो हम लोग hc/लैम्डा कहते हैं, या इसी एनर्जी को हम लोग h/म्यू कहते हैं, जहां पे म्यू फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अगर इस वेवलेंथ लैम्डा है तो उसके पास इतनी एनर्जी है और ये वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल्स से बनी है और पार्टिकल्स का जो नाम है वो फोटोन है। ये जो फोटॉन्स हैं ये भी लाइट की ही स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो इनके पास भी एनर्जी होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो उतनी ही होती है जितनी की एक वेवलेंथ में होती है, क्योंकि दोनों ही लाइट हैं तो एनर्जी भी बराबर होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो फोटॉन्स हैं ये एक तरीके से एनर्जी पैकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मतलब ये एक पैकेट्स हैं और हर पैकेट के पास एक एनर्जी होती है, और जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू भी hc/लैम्डा के इक्वल होती है। तो अगर हम फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि जो लाइट है वो वेव भी हो सकती है, लाइट पार्टिकल भी हो सकती है, और अगर हम उसका पार्टिकल नेचर को कंसीडर कर रहे हैं तो उसको फोटोन का नाम दिया जाएगा। और फोटोन जो है इनके पास जो एनर्जी होती है ये भी hc/लैम्डा के ही बराबर होती है। ठीक है, तो दोनों ही एनर्जी हैं, दोनों ही लाइट की ही पार्टिकल्स हैं या लाइट की वेव है। ठीक है, ये फोटोन का जो मास है, हम लोग मास के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मास के बारे में चीजें थोड़ी सी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हम लोग अक्सर फोटोन के मोमेंटम की बात किया करेंगे। ठीक है, तो फोटोन एक पार्टिकल है तो उसका कुछ मास होगा, लेकिन इतना मान के चलना है कि जैसे लाइट है, लाइट किसी सरफेस में पड़कर एब्जॉर्ब हो गई तो फोटोन जो थे वो भी एब्जॉर्ब हो गए, और फोटोन जब एब्जॉर्ब हो गए तो फोटोन रेस्ट में आ जाते हैं, और फोटोन अगर रेस्ट में आ जाते हैं तो जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन है, ये रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। तो फोटोन अगर कभी रेस्ट में होगा तो उसका जो रेस्ट मास होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम समझते हैं डी ब्रॉय लॉ के बारे में। डी ब्रॉय लॉ बेसिकली ये कहता है कि जैसे लाइट के दो नेचर हैं, लाइट नेचर मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो कोई भी मास अगर m का है उसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके पास mc² की एनर्जी होगी। ठीक है, और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है किसी वेव में वो hc/लैम्डा होती है। तो ये है हो गया कोई पार्टिकल, जो हम लाइट के पार्टिकल की बात कर रहे हैं, और ये एनर्जी जो है ये वेव फॉर्मूले से आती है। ठीक है, क्योंकि डी ब्रॉय लॉ क्या कहता है, वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब वेव जो है वो पार्टिकल भी हो सकती है, पार्टिकल जो है वो वेव भी हो सकता है, और किसी भी चीज के दो नेचर होते हैं, उसको वेव नेचर भी हो सकता है, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। पार्टिकल नेचर में एनर्जी हम m की एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी जो आइंस्टाइन ने बताया, और वेव नेचर के अकॉर्डिंग hc/लैम्डा की एनर्जी है।
अगर ये दोनों ही थ्योरीज एक दूसरे के साथ हम मैच करा दें तो एनर्जी को हम लोग दोनों एनर्जी को अगर हम मैच करते हैं तो इतना हो जाएगा, या लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h/m/c। ये जो m है, अगर ये c की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो हम फोटोन की बात करेंगे, तो फोटोन का ये जो है m मास है। तो हम जैसे हमने कहा कि फोटोन की हम मास की बात नहीं किया करेंगे, लेकिन हाँ अगर ये फोटोन का मास है और ये फोटोन की स्पीड है तो मास इनटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम कह देंगे, और लैम्डा की जो वैल्यू आती है वो h/p के बराबर आती है। ठीक है, जहां पे p जो है ये मोमेंटम है। हालांकि हमने ये जो रिलेशन है ये एक लाइट वेव के लिए निकाला है कि लाइट वेव के पास अगर लैम्डा की वेवलेंथ है तो उसके पास p का मोमेंटम होगा, और वो मोमेंटम इस फोटोन के पास होता है जो फोटोन ट्रेवल कर रहे हैं, इनके पास कुछ मोमेंटम होता है। तो p इज द मोमेंटम, और h हमको पता है कि h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻34। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि डी ब्रॉयल लॉ के अकॉर्डिंग वेव और पार्टिकल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो पार्टिकल की बात करेंगे तो उसके मोमेंटम को लिखेंगे, वेव की बात करेंगे तो वेवलेंथ को लिखेंगे, और वेवलेंथ और मोमेंटम इस तरीके से रिलेटेड हैं। डी ब्रॉय ने ये कहा कि ये रिलेशन सिर्फ लाइट के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सारे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, और चाहे वो पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन हो या एक कार हो या जो भी हो, हर एक पार्टिकल के पास एक वेवलेंथ होती है, और वो वेवलेंथ जो है उसके मोमेंटम के साथ इस तरीके से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, दुनिया के सारे पार्टिकल्स के लिए इस थ्योरी दी गई। ठीक है, अब हमने जैसे सीखा कि डी ब्रॉय कहता है कि लैम्डा होता है h/मोमेंटम। मोमेंटम को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है 2km, k जहां पर काइनेटिक एनर्जी है, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसी को हम लिखेंगे h/2 काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं कि q का चार्ज अगर v के पोटेंशियल में एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी k की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है q टाइम्स v इंटू m। ठीक, तो ये फॉर्मूला वेवलेंथ का हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए, जहां पर जैसे p मैं मोमेंटम बता चुका हूं, k जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल या कोई भी बॉडी की हो जाएगी। ठीक है, m जो है ये मास ऑफ पार्टिकल हो गया। ठीक है, q जो है वो चार्ज ऑफ पार्टिकल हो गया, और v जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है थ्रू विच पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। तो अगर आपको यह कहा जाता है कि v के पोटेंशियल से q का चार्ज एक्सेलरेट किया है तो यही काइनेटिक एनर्जी को q इंटू वी भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए कि अगर हमको कभी वेवलेंथ निकालनी होगी, मोमेंटम पता होगा, या काइनेटिक एनर्जी पता होगी, या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जिसमें एक्सेलरेट किया गया ये पता होगा, तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, मान लो क्वेश्चन में कहा जाता है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ कार ऑफ मास 1000 kgs traveling with 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अगर हम इस रिलेशन का यूज करते हैं तो हम लिखेंगे कि जो लैम्डा होना चाहिए ये h/p के बराबर होना चाहिए। h की वैल्यू है 6.67 10⁻⁻34। मोमेंटम की बात करते हैं तो मास हो गया 1000 kgs, वेलोसिटी 10 की दी है, तो लैम्डा हो जाएगा 6.67 10⁻38 मीटर। तो जो कार चल रही है उसके पास वेवलेंथ है, लेकिन वो वेवलेंथ इतनी कम है कि हम उसको ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के रेडियस की, तो न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है,
और ये वैल्यू 10⁻⁻38 है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे भी कितने टाइम्स ये वैल्यू छोटी होगी। तो कार की वेवलेंथ इतनी छोटी है कि उसको ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन वेवलेंथ निकालने को कहेगा तो डी ब्रॉय लॉ के अकॉर्डिंग इतनी वेवलेंथ आएगी। ठीक, वही चीज अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड द wavelength of electron traveling with 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो चलता है उसकी स्पीड काफी हाई होती है। किसी भी ऑर्बिट में जब मूव करता है तो उसकी स्पीड हमने 10⁴ के आसपास ली। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए जब वेवलेंथ निकालेंगे तो यही फॉर्मूला H/P। H है 6.67 10⁻⁻34। P जो है मास होता है 9.1 10⁻31। वेलोसिटी 10⁴। अगर हम इसकी वेवलेंथ निकालते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 7.1 इंटू 10⁻, ये -34 था, -35 हो जाएगा, और -39, और यहाँ पे -8। ये मीटर में आ गई, और इसी को अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं तो 710 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ये ऑब्जर्व की जा सकती है। क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती हैं वो भी इतनी होती है, 1000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम। तो हम इतनी वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सरे 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं तो इतने एंगस्ट्रॉम को तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वेवलेंथ एक कार के पास भी है, वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन के पास भी है, लेकिन कार की वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटी है। हाँ, हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनका वेव बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल है। और ये चीज एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुई है कि हम लोग जब वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो जिस तरीके से लाइट का बिहेवियर, वेव नेचर वहां से आता है, वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर वहां पे आता है। तो डी ब्रॉय का जो लॉ है वो यहां से वैलिड भी होता है कि हाँ ठीक है, कि जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल के डुअल नेचर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट्री पार्टिकल या छोटे पार्टिकल्स जो हैं, इनका वेव बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डी ब्रॉय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आगे बढ़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग को क्या एक्सपेरिमेंट में क्या मिला? एक्सपेरिमेंट में ये मिला कि जो मेटल प्लेट है या मेटल की सरफेस है, अगर उसमें कोई लाइट जाके टकराती है तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलते हैं। तो लाइट मेटल से टकराई, वो इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं। लाइट टकराई मतलब फोटॉन्स टकराए, और इलेक्ट्रॉन्स निकले मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। ठीक, तो अब आते हैं कि एक्चुअल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है। तो जैसे लेट्स से कि ये कोई मेटल की एक सरफेस है, और अगर ये मेटल की सरफेस है, इसमें लाइट आके टकराती है या फोटॉन्स टकराते हैं, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इसमें इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब फोटॉन्स आ रहे हैं तो उस फोटॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन भी सरफेस से बाहर नहीं आएंगे। तो एक सफिशिएंट एनर्जी या एक मिनिमम एनर्जी फोटॉन के पास होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो अच्छी बात है। तो जब ये फोटॉन्स जाते हैं मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स से टकरा कर अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी उस फोटॉन से लेकर एब्जॉर्ब कर चुका है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि उसका कोलिजन किसी दूसरे एटम से हो जाए, और कोलिजन में वो कुछ एनर्जी को लूज कर जाएगा। ठीक, फिर हो सकता है और कोलिजन हो जाए और एनर्जी को लूज कर जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोलिजन ना हो, वो सीधे बाहर आ जाए। तो मेटल से बाहर अगर आना है
तो मेटल में आप समझिए कि सिर्फ एक एटम नहीं है, मेटल में बहुत मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं, और ये सारे जो एटम्स हैं, इनके जो न्यूक्लियस हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेंगे जो भागना चाहता है, जो बाहर निकलना चाहता है। तो मेटल से बाहर निकलने के लिए एक कम से कम एक एनर्जी चाहिए होती है, जो मेटल की सरफेस पर अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, अगर मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है और उसके पास एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी से ज्यादा है, तभी वो मेटल से बाहर आ सकता है। इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल का मतलब है, मान लो कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उसका वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका मतलब यह है कि फोटोन ने आकर उसको एनर्जी दी। हो सकता है कि फोटोन ने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन को दे दी। इलेक्ट्रॉन ने जब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अपने पास रखी, तो ये बाहर निकलना चाहता है। लेकिन अगर मेटल का वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर जो एनर्जी बचेगी, वही खाली एनर्जी लेके बाहर निकल पाएगा। मेटल उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खुद रख लेगा, क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए एनर्जी को इतनी उसको चाहिए होती है। तो फोटोन ने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके बाहर निकलना चाहा। मेटल की सरफेस ने कहा कि मेरा वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मुझे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो। तो बाकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो और बच गए, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोटॉन्स आके टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने के ठीक पहले उनके पास कितनी एनर्जी थी। अगर इलेक्ट्रॉन के निकलने के पहले मान लो 15 की एनर्जी थी और मेटल का वर्क फंक्शन अगर 10 का है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सिर्फ 5 की काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा। अब बात आती है कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो सब के सब इक्वल 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आ रहे हैं, सब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आ रहे हैं, और उन्होंने अलग अलग, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, ठीक है। तो एक फोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन को दिया, दूसरा आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे जितने फोटॉन्स आए उन्होंने अपने सारी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एक एक इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन मेटल से बाहर आने के पहले ऐसा हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन के बाहर जा रहा हो, उसका कोई कोलिजन हुआ ही नहीं। तो अगर वो बिना किसी कोलिजन के बाहर जा रहा है और मेटल का वर्क फंक्शन अगर 10 का है, तो फोटॉन उसको 20 की एनर्जी दिया था, मेटल का वर्क फंक्शन 10 का है, वो 10 बची हुई काइनेटिक एनर्जी लेके निकल जाएगा। दूसरा फोटॉन जो आया था, उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है कि इसका कोलिजन हो जाए, और जैसे ही कोलिजन होगा इसका एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो अगर ये 20 की एनर्जी रखा था, कोलिजन होने के बाद मान लो उसके पास 12 की ही एनर्जी बची। अब ये 12 की एनर्जी से सरफेस तक पहुंच गया, अब ये निकलना चाहता है, तो ये निकल सकता है क्योंकि इसके पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। वर्क फंक्शन 10 का है, इसके पास एनर्जी 12 की है, तो ये निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वर्क फंक्शन जितना ऊपर होगा वही एनर्जी लेके निकल पाएगा। कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन था, उसको भी फोटोन ने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी। ये कोलिजन हुआ, 12 की एनर्जी बची, फिर कोलिजन हुआ, 10 की एनर्जी बची, ये सरफेस तक पहुंच गया। वर्क फंक्शन 10 का है, इसके पास एनर्जी भी 10 की है, मेटल उसको निकलने तो देगा, ये निकल भी जाएगा, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास नहीं बची थी। कोई चौथा इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन ने दिया, कोलिजन के बाद 12 बचा, फिर कोलिजन के बाद 10 बचा, फिर एक और कोलिजन हो गया, अब उसके पास 5 बचा। 5 की एनर्जी लेके सरफेस के पास पहुंचा, उसने कहा मुझे निकलना है, लेकिन सरफेस निकलने नहीं देगा, क्योंकि सरफेस तभी निकलने देगा जब उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, उसके वर्क फंक्शन जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उतनी या उससे ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर ही टकरा टकरा कर अपनी सारी एनर्जी को खत्म कर देगा। इसका मतलब जितने फोटॉन्स टकराते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वही निकल पाते हैं जो सरफेस तक पहुंच जाएं और उनके पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। और जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती है। जो इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन के बाहर निकल जाएगा, उसके पास फोटोन ने 20 की एनर्जी दी, वर्क फंक्शन 10 का था, वो 10 की एनर्जी लेके निकल जाएगा। लेकिन जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकल रहे हैं, उनकी एनर्जी 10 से कम होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग
ये कहते हैं कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं, इन फोटॉन्स के पास जो एनर्जी है मैंने खाली समझाने के लिए बताया है कि ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। वर्क फंक्शन मेटल का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो बिना किसी कोलिजन के निकलेगा 20 की मिली, सरफेस तक पहुंचा, सरफेस ने 10 रख लिया, इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी कितने की, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन 20 उसको भी मिली, लेकिन कोलिजन होने के बाद 12 बची, 12 बचने के बाद वो सरफेस में पहुंचा, सरफेस ने 10 रख लिया, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 2। तीसरा इलेक्ट्रॉन 20 की मिली, कोलिजन होते गए, 10 की बची, 10 सरफेस के निकलने की एनर्जी चाहिए, तो ये निकल तो जाएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो होगी जो बिना किसी कोलिजन के निकलेगा। ठीक, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये फोटोन जो है इसके सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ऐसा क्यों कहा? अगर ये फोटोन के पास एनर्जी इस 10 से कम होती, क्योंकि 10 तो वर्क फंक्शन है, अगर फोटोन के पास एनर्जी 10 से कम होती, मान लो 8 की एनर्जी लेके आता, तो इलेक्ट्रॉन ने 8 की एब्जॉर्ब कर लेता, लेकिन वर्क फंक्शन 10 का है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देता। तो फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं उनके पास एक मिनिमम या सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो उनके पास डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी होती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये किसकी है? फोटोन की। ये वर्क फंक्शन है मेटल का और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स, 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 10। हम ये रिलेशन सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकते हैं जिसका कोलिजन नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसका कोलिजन हो चुका है उसके पास तो एनर्जी कम हो चुकी है, तो हम उसके लिए रिलेशन नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग जब फोटॉन्स एनर्जी लेके आते हैं तो मेटल से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन होता है। ठीक, अच्छा, यहां पे E क्या है? E जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन है। जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है ये उसकी एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है? W, W है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो वो मेटल उसको निकलने देने के पहले कितनी एनर्जी उसको यूज कर लेगा या कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी मेटल को तभी वो निकल पाएगा, उसको वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो इट इज द, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मेटल की प्रॉपर्टी है, अलग अलग मेटल के अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन when it is about to come out of surface। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए जो जस्ट सरफेस से बाहर आने वाला है। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो मेटल उसको बाहर आने नहीं देगा। ठीक है, ओके, अब इस रिलेशन में आपको यह समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इनका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए क्योंकि फोटॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, इसलिए इनका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अच्छा, और क्या है यहाँ पे? तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा है? व्हेन द फोटॉन्स ऑफ सफिशिएंट energy strikes the metal plate, then electron comes out the surface। ठीक है, these electrons are called photo electrons। The
the maximum kinetic energy electron will come out without any collision inside the metal। ठीक है, तो अंदर मेटल के अगर बिना कोई कोलिजन के बाहर आता है तो हम कहते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इस रिलेशन से आपको ये समझ में आता है कि फोटॉन्स जब एनर्जी लेके आते हैं, मेटल से टकराते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये आइंस्टाइन की ये इक्वेशन हमें यूज करनी है। इस इक्वेशन को अलग अलग तरीके से और लिखा जाता है, तो हम देखते हैं कि क्या तरीके हैं इसको लिखने के। तो अगर मैंने लिखा है इस रिलेशन को E इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स, तो W वर्क फंक्शन है, E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की जो एनर्जी है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये रिलेशन हो गया। ठीक, एक और चीज आप समझिए, यहां पर हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम कहेंगे E नॉट। E नॉट को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, या सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ लो। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब, जैसे अभी हम लोग जो एग्जांपल कंसीडर कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया कि फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। तो फोटोन के पास अगर एनर्जी, जैसे वर्क फंक्शन अगर 10 का है, तो फोटोन अगर 10 या 10 से ज्यादा का आएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, लेकिन फोटोन अगर खुद 10 से कम एनर्जी लेके आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं निकाल पाएगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बट डेफिनेशन ये होती है कि जो फोटोन आ रहा है उसके पास मिनिमम कितनी एनर्जी हो जो कोई इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। ठीक है, तो हम ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करते हैं मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन which can take out an electron। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी जो फोटोन की होगी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, इसी को हम लोग E नॉट कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली E नॉट और W जो होंगे वो सेम होंगे, मतलब जितनी वैल्यू वर्क फंक्शन की होगी उतनी वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी की भी होगी। ठीक है, अच्छा, E नॉट को अगर मैं लिखता हूं H इंटू म्यू नॉट, क्योंकि एनर्जी को हम H इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसका नाम होगा क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वैसे ही ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होगा, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन कैन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, फोटोन की है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच कैन टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच कैन टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, अब एनर्जी को H म्यू नॉट भी लिख सकते हैं और आपको इसको Hc बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है। तो लैम्डा नॉट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेकिन वेवलेंथ जो है आप देख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी ऊपर है वेवलेंथ नीचे है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी दोनों ऊपर थी, तो ये जो थी मिनिमम एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन की, फोटोन की होनी चाहिए, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन ये क्या होगा, ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो ये कहा जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन, maximum wavelength of photon which can take out an electron। ठीक, तो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इस रिलेशन को हम E इज इक्वल टू E नॉट प्लस के मैक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। तो ये रिलेशन भी सही है, ये रिलेशन भी सही है। ठीक, अब ये जो E है ये किसकी एनर्जी है, जो फोटोन आ रहा है, तो फोटोन जो आ रहा है मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी H म्यू की है, म्यू की फ्रीक्वेंसी है तो उसकी एनर्जी H म्यू,
थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कि वो फोटोन जिसके पास वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, तो इसको हम लिखेंगे h म्यू नॉट प्लस के मैक्स। ठीक, और वही चीज अगर हम एनर्जी को एस सी बाय लैम्डा नॉट में लिख देंगे तो लिखेंगे फोटोन की एनर्जी एस सी बाय लैम्डा, फोटोन की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एस सी बाय लैम्डा नॉट प्लस के मैक्स। ये चारों के चारों रिलेशन जो लिखे हुए हैं वो एक से दूसरा अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो मेन रिलेशन जो है वो पहला वाला है या दूसरा वाला है, तो एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, के मैक्स का टर्म सब में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है, और ये चैप्टर जो है ये इसी इक्वेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेगी उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, और फिर हम इसके बाद अगली क्लास में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि करंट कैसे बढ़ रही है, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात किया करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस चीज पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है, जो डिपेंडेंसी है वो सीखेंगे, और फिर इस जो रिलेशन हमने सीखा है इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है।